नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कदम विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव नजदीक है पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपने ही राज्य में सिमटते नजर आ रहे हैं। आज बात दो राज्यों की करेंगे, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पार्टी के अंदर अंतकलह और कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों से जूझ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी हाल बुरा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही बड़े नेता बैकफुट पर है, दोनों ही पार्टियों में फूट है, नेता विद्रोह पर उतर आए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। हालात यह है कि प्रत्याशियों का चयन भी मुश्किल हो गया है और कांग्रेस पार्टी बीच मझधार में फंस गई है। तो कैसे विपक्ष बीजेपी की चुनौती देने के बजाय अपनी ही पार्टी में चुनौतियों से गुजर रही है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। कैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चारों तरफ से फंस गई हैं? देखिए, आज जो खबर आई कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तो पूरा ये जो इंडी गठबंधन की जो नैया है उसको रस्सी से बांध के बीच मझधार में डाल के पूरी तरीके से डुबा मारा है। त्राहिमाम त्राहिमाम ये लोग करेंगे। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या हो रहा है। बंगाल की स्थिति तो और भी खराब है। क्यों? पिछली बार तो ममता बनर्जी के ऊपर न कोई दाग था, न पार्टी में फूट थी, न ईडी था, न बड़े बड़े नेता इनके जेल के सलाखों के पीछे अंदर सड़ रहे थे, और ममता बनर्जी का एक इमेज था कि शी इज अ फाइटर, ये तृणमूल कांग्रेस को किसी भी मुसीबत से बचा ले जाएगी। एक ऐसी लीडर बन के वो बंगाल की जनता के नज़रों में मौजूद रही कि जो जमीन से जुड़ी हुई और जिसके दामन पे कोई दाग नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। इस बार क्या हो गया है, इनके जितने भी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इंपॉर्टेंट लोग, वोट मोबिलाइजर, सब जेल के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, ममता बनर्जी की अपनी साख वो खत्म हो गई। असेंबली चुनाव जीतने के बाद कई सारे लोगों को लगा कि वो मोदी को चुनौती दे सकती है। कहां कहां दिल्ली में मीटिंग हो रही है, वहां मीटिंग हो रही है, बंबई चली गई, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री वाले सब आ गए कि ममता दीदी ही पार लगा सकती है। ये सब ये वही थर्ड ग्रेड लोग, सब कोई लिरिसिस्ट जावेद और ये वो पता नहीं कौन कौन, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह सब खड़े हो गए। भाई ये बॉलीवुड जो है ममता के साथ आ गया। आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि नोटों का पहाड़ ममता बनर्जी को देखते ही लोगों की नजरों में उछाने लगता है, जो पार्थ चटर्जी के घर से निकला। तो एक तो वो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और हाईकोर्ट की तरफ से लगातार झटका पड़ना। ये नहीं कि कोई ये कह देगा कि भाई उनको सिर्फ तंग किया जा रहा है। और अब जब दबाव में आदमी आता है, जब पार्टी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो इसके अंदर जो विरोधाभास होते हैं वो उभर के सामने। अभी क्या हो रहा है, अभिषेक बनर्जी ही नाराज चल रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम किसी के उम्मीदवार के प्रचार में नहीं जाएंगे। आपका नंबर 2 नेता, क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का जो ओल्ड गार्ड्स है वही अभिषेक बनर्जी को तंग कर रहा है। वो डायमंड हार्बर में अपने कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे, कोविड के समय भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री लोगों ने मना कर दिया। तो ये सारी समस्याएं हैं। ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी नहीं है जो 2019 में थी। इसलिए वो जो तमाम लोग ये जो सोच रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी जो है पिछले बार की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी, दे आर गेटिंग इट रॉन्ग। इस बार भारतीय जनता पार्टी 30+ सीट, 42 में 30+ सीट वो उस निशाने पे
जाके रुकेगी। बिल्कुल, और ये टारगेट अमित शाह ने भी दिया है। खैर राजीव सर, जो ममता बनर्जी की सफेद साड़ी में ये जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है, क्या वो चुनाव आते आते उसे मिटा पाने में कामयाब हो पाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी के सामने अभी 3 बड़ी चुनौतियां जी। हैं। पहली चुनौती तो है कि ईडी इस बीच ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख में है। अभी तक 19 ऐसे मंत्री और पूर्व मंत्री ममता बनर्जी की है जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही है। 19 बड़े नेता, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। कांग्रेस के बाद दूसरी ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ इतने ईडी के चार्जेज हैं, क्योंकि 95 लीडर्स हैं विपक्ष के जिसके खिलाफ ईडी ने लगभग चार्जशीट दायर कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस 24 है और ममता बनर्जी की पार्टी के 19 नेता हैं। उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरी बात, जो ईडी ने इस बीच इमरजेंसी बैठक की, गवर्नर से मुलाकात की कि हम यहां छापेमारी करने आते हैं, ये हमारे टीम के लोगों को ही पीट देते हैं, घायल कर देते हैं। तो इससे लोगों के मन में यह डर पैदा हो गया कि जब ईडी के साथ गए सीआरपीएफ के जवानों को इसके गुंडे पीट सकते हैं, मार सकते हैं, जलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो सामान्य लोगों की जिंदगी का क्या भरोसा है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर जो कलह की स्थिति पैदा हो चुकी है, मतलब ओल्ड गार्ड्स और न्यू गार्ड्स, जो अभिषेक बनर्जी ने पिछले दिनों कहा, और उसके बाद उनके समर्थन में कौन आए? कुणाल घोष। कुणाल घोष ने कहा कि अब जो एक उम्र पार कर चुके हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी कि कितने उम्र तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर देनी चाहिए। हम संरक्षक के तौर पर उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो 80 साल तक चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के पोजीशन ले रहे हैं, पद ले रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, और नए लोग हैं जिसको मौका ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ? ममता बनर्जी को आना पड़ा मैदान में। वो खुद बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में पुराने लोगों को इज्जत दी जानी चाहिए। अब इज्जत तो देने की बात हो रही थी, लेकिन सुब्रत बख्शी जो पश्चिम बंगाल टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मैदान में उतर गए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कि आप अभी चुनाव की तैयारी देखो, ये पुराने नए का विवाद मत करो, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है टीएमसी के लिए। अब इन फाइटिंग इस स्तर पर है कि सीपीएम सीपीआई, ये कम्युनिस्ट भी हैं, सामने आकर कह रहे हैं कि ये जो लड़ रहा है, नए पुराने के बीच जो जंग है, इसलिए है कि लूट का माल ये एक साथ बांटना चाहते हैं। पुराने लोग कब्जा करके बैठे हैं, जितने बुढ़े नेता हैं उनके घरों से करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है, और नए लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ब्लॉक में, जिला में छोटे छोटे टेंडर से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि करोड़ों की कमाई हमें तब होगी जब ये बुढ़े हटेंगे। तो ये इनफाइटिंग एक बड़ी समस्या है। और तीसरा, जो कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती बन रही थी, अब खुद अपने लिए चुनौतियां पैदा कर ली है। इसलिए बीजेपी ने जो मिशन शुरू किया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बार 30+ सीटें बीजेपी को आनी चाहिए। 35+ का मिशन अमित शाह ने तैयार किया है, 30+ सीटें आ जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये तीनों ही चुनौतियां ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ले डूबेगी। खैर, अब चलते हैं महाराष्ट्र। आज एक बड़ा फैसला आया, राहुल नार्वेकर ने जो फैसला सुनाया है वो उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका है, और महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है शरद पवार के खेमे, उद्धव ठाकरे के खेमे और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक कहावत है, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। इसमें अंधा कौन है? ये दोनों ही आपस में डिसाइड करें कौन क्या है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की यही हालत हो गई है। आज जो फैसला आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उद्धव ठाकरे के फेवर में भी गया होता, 16 को अगर निष्कासित भी कर दिया गया होता, सस्पेंड कर दिया गया होता, तब भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फायदा होता उद्धव ठाकरे को, वो ये कह पाते जनता के बीच में जाकर के कि देखिए मेरे साथ छल हुआ, ये बेईमानी से
कानून को नजरअंदाज करके मेरे साथ चल क्या एक सिंपैथी जो है वो क्रिएट कर पाते। हालांकि सिंपैथी क्रिएट करने के अलावा कोई चांस और कोई चारा था नहीं इनके पास, वो भी इनके हाथ से चला गया। अब क्या करेंगे ये? अब ये लोग क्या करेंगे? सीट के लिए अलग उलझन है। आज ये फैसला उधर से आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब 26 चाहिए हमें। अभी आगे 26 का डिमांड हो चुका। कहां ये 23 मांग रहे थे, अब वो 26 मांग रहे हैं, तो 49 तो सीट ऐसे ही हो गया। ये शरद पवार कहां जाएंगे? शरद पवार की भी स्थिति खराब है। शरद पवार को ये कहना पड़ रहा है कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी ही ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकती है, उनको जो है वो कंसिडर करना, कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी समस्या इस विपक्ष के सामने है वो ये है कि दे हैव लॉस्ट देयर ओन मेन, देयर ओन लीडर्स। कोई पार्टी बड़ी होती है तो जो अध्यक्ष है, चेहरा है, वो तो है ही, लेकिन वो सिर्फ चेहरा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गन की तरह होता है। वो हाथ, पैर, दिमाग, कान, आंख, नाक, सब कुछ, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ हेड, चेहरा बाकी है, और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। और इसलिए ये देखे कि अभी बताया जा रहा है 13 तारीख को, 12 तारीख को सोनिया गांधी से ये लोग मुलाकात करेंगे, क्या वहां फैसला होगा? लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो उद्धव ठाकरे के लिए है वो ये कि 22 तारीख को राम मंदिर वाला हो रहा है, सोनिया गांधी ने मना कर दिया, बाकी सारे लोगों ने मना कर दिया। क्या आप भी अयोध्या को लेकर के वही रुख रख पाएंगे? क्या जो अब तक शिवसेना को, जो हार्डकोर हिंदू वोटर है, जो बीजेपी के समर्थक से भी ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्ववादी वोटर्स हैं, वो क्या एनसीपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे? कांग्रेस को करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो बिना विचारधारा, बिना किसी प्लान, बिना किसी चेहरे, बिना किसी नीति, बिना, ये जो गठबंधन बन रहा है, ये तो लोग पहले से ही उसमें बदबू आ रही है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए ये लोग गठबंधन बना रहे हैं, जनता के लिए नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और अगर ये लोग ढंग से, अभी तक तो विलंब भी हो गया, अब तक तो अगर विपक्ष को कुछ करना था महाराष्ट्र में, अब तक उम्मीदवार आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक नेचुरल लीड मिला हुआ। बिल्कुल, तो जो सर परिस्थितियां सर ने समझाई, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट आपस में ही लड़ बैठेंगे क्या? देखिए, लड़ाई तो हो चुकी है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि एनसीपी में, यानी कि शरद पवार का गुट जो है, शरद पवार ने सरेंडर कर दिया है। उनको लगता है कि हमसे एनसीपी नहीं चल पाएगी, मतलब अब क्या करें, अपनी बेटी को सेट करना है, सुप्रिया सुले को, तो कांग्रेस के सामने सरेंडर करना अच्छा है उद्धव ठाकरे को, यानी कि उसके लिए बैटिंग करने से। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच गठबंधन तोड़वाने में शरद पवार की बड़ी भूमिका रही। वो अपने किताब में भी लिखते हैं कि हम तो पहले से चाहते थे किसी तरीके से इन दोनों के बीच गठबंधन टूटे और फिर उद्धव ठाकरे का पतन शुरू हो, यानी कि रीजनल पार्टी अगर वहां पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी और दूसरे तरफ एनसीपी, इसमें से एक रीजनल पार्टी कमजोर होगी, दूसरे रीजनल पार्टी यानी कि शरद पवार आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब अजीत पवार ने इनको महाराष्ट्र से भगा दिया। अब इनके पास उपाय एक ही है, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने की कोशिश करें और इंटरनल सेटिंग के लिए, जो शरद पवार फेमस है, वो इंटरनल सेटिंग करें कि बाद में हमारे लिए अनुकूल स्थिति आप पैदा करोगे। मतलब अब शिवसेना के पास जो चेहरे की बात होती है, कभी भी उद्धव ठाकरे चेहरा तो रहे नहीं, बाला साहब ठाकरे के चेहरे के बाद वो सिर्फ वो तीर धनुष चिपकाए रखे, इसलिए उनकी स्थिति थोड़ी रही ठीक ठाक। अब वो भी चला गया है, तो अब शिवसेना और एनसीपी ये दोनों खत्म है। एक तरह से कहा जाए कि पीएम मोदी ने एक बार में उद्धव ठाकरे, शरद पवार
और ममता बनर्जी, ये तीनों की हेकड़ी ऐसी निकाल दी है कि अब ये पनपने वाले नहीं है 2024 तक। बिल्कुल, तो दो राज्यों में तो विपक्ष फुस हो चुका है। आने वाले वक्त में आपसे अलग अलग राज्यों में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल हर जगह विपक्ष का हाल बेहाल है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और चुनाव सर पर है और स्थिति यह है कि चुनाव में जीत तो दूर, एक एक सीट निकालना विपक्ष के लिए चुनौतियों से भरा है और यही वजह है कि 24 के रन में विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।